हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अमन टॉक्स। मैं हूं अमन अरोड़ा और आज बात करने वाले हैं रेफ्यूज़ल केसेस को लेके, क्योंकि जिनके रेफ्यूज़ हो चुके हैं उनकी बहुत सारी कॉल्स आती हैं सर कि हमारा इस वजह से रेफ्यूज़ हुआ है, स्टूडेंट वीज़ा हमारा इस वजह से, टूरिस्ट वीज़ा रेफ्यूज़ हुआ है। तो क्या हम एलिजिबल हैं किसी और कंट्री में अप्लाई करने के लिए, या सेम कंट्री में जहाँ से हमने रिसेंटली रिफ्यूज़ल ली है, क्या हम उसी कंट्री में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसी टॉपिक पे आज की वीडियो होने वाली है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपका वीज़ा इससे पहले रिफ्यूज़ हो चुका है तो हो सकता है ये वीडियो के थ्रू आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं दे पाऊँ। तो एंड तक ज़रूर वीडियो को देखिए, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। अगर आपका कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और उसका कारण है इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, तो आपको ऑब्वियसली बात है, अब तो पता चल ही गया होगा कि इंग्लिश का नाम अगर एम्बेसी ने लिखा है, एम्बेसडर ने, वीज़ा ऑफिसर ने अगर आपको इंग्लिश का रीज़न दिया है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके आइल्स के सर्टिफिकेट के बिहाफ पे जो है आपका ये वाला रीज़न दिया गया होगा। आपकी फ़ाइल हो सकता है नॉन एसटीएस कैटेगरी में लगी हो ड्यू टू 1 मॉड्यूल में 5.5 बैंड। आप नहीं चाहते हो फाइल का रिफ्यूज़ हो, लेकिन फिर भी कंसल्टेंट के, एडवाइज़र के झांसे में आके आप अपनी फ़ाइल को डिपॉजिट कर देते हो एम्बेसी में, वही 1 मॉड्यूल के साथ, क्योंकि आप कहते हो कि सर हमें तो एडमिशन मिल गई कॉलेज से। अब देखिए, कॉलेज ने तो एडमिशन देके अपना पार्ट क्लियर कर दिया, उनको तो पैसे आपके मिल चुके हैं। वीज़ा आए या ना आए उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नहीं आएगा वीज़ा तो 1.5-2 महीने आपके फ़ंड यूज़ करके कुछ डिडक्शन करके आपको फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी। सिंपली जो है एक ये प्लेटफॉर्म चलाया गया है कॉलेज की तरफ से, किसी को भी एडमिशन देनी है वो दे देते हैं, चाहे नॉन एसटीएस है चाहे एसटीएस है। कॉलेज को एडमिशन देने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन रुकना आपने खुद है, क्योंकि वीज़ा अगर लेना है तो एम्बेसी की वेबसाइट को फॉलो कीजिए। एम्बेसी यहाँ पे कहती है कि नॉन एसटीएस कैटेगरी में अगर आप फाइल लगाएंगे तो वीज़ा आने के चांसेस मात्र 5-10% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। इसका मतलब होता है कि 100 एप्लीकेशन जाएंगी तो 10 वीज़े हो सकता है अप्रूव हो जाए, लेकिन उसके बहुत सारे और कारण हो सकते हैं अप्रूवल के पीछे। लेकिन जो एग्जैक्टली 90 वीज़ा अगर अप्रूवल वाली रेशो चाहिए आपको कि 90% वीज़ा अप्रूव हो, तो वो तो एसटीएस कैटेगरी है। उसके लिए आपको 6 ईच रिक्वायरमेंट है, 6 ईच मॉड्यूल, ओवरऑल 6 होने चाहिए, ईच मॉड्यूल में आपके 6 होने चाहिए। तो कनाडा में आपकी एडमिशन आराम से हो सकती है। वीज़ा आपका इंग्लिश की रिक्वायरमेंट की वजह से तो बिना किसी कारण से रिफ्यूज़ हो ही नहीं सकता। अब बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनके जो है ओवरऑल मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 70% है, फिर भी उनका रिफ्यूज़ हो जाता है। उसका कारण होता है कि एक्चुअली जो उनके मेन 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं जो उस स्टडी के हैं, जैसे +2 में, तो ऑब्वियसली बात है उनमें से किसी सब्जेक्ट के हो सकता है स्कोर कम हो, लाइक 50 से अगर डाउन स्कोर हैं किसी सब्जेक्ट में, तो वीज़ा ऑफिसर वो भी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट कोर्स होता है अगर वो उसकी रेलिवेंसी के अकॉर्डिंगली है और आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके प्रीवियस मार्क्स की ज़्यादा ज़रूरत थी जो आपने नहीं लिए, सिर्फ ओवरऑल आपने स्कोर लिए, तो ऑब्वियसली बात है वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि ओवरऑल आपके मार्क्स जो है 59% या 59.99% रह गए, तो भाई सीधी सी बात है कि 60% प्लस को वीज़ा आराम से दिया जाता है, लेकिन 60% बिलो जो बच्चे होते हैं उनको कंसीडर थोड़ा सा लेट किया जाता है वीज़ा ऑफिसर की तरफ से। ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वीज़ा आना है उसमें, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपका वीज़ा नहीं आना है, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ एकेडमिक रीज़न जिनका लगा है, अब जिन बच्चों का तो वीज़ा आ चुका है वो तो बोल सकते हैं सर कि आप इसमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, हमारा वीज़ा तो आ गया। भाई आपके वीज़ा के पीछे बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है। आपकी आइल्स का TRF हो सकता है, आपकी प्रीवियस एजुकेशन हो सकती है, आपका फ्यूचर कोर्स हो सकता है, और इसके अलावा जो है आपकी प्रेजेंटेशन SOP जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवरिंग लेटर भी हम उसको बोलते हैं, वो हो सकती है कि आपका वीज़ा ऑफिसर ने समझ के उस कवरिंग लेटर को आपको वीज़ा अप्रूव कर दिया। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। एकेडमिक रीज़न से 59% वाले बच्चों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है ज़्यादातर। सो अगर आपके नंबर कम है तो थोड़ा सा ध्यान से देख के ही अपनी एडमिशन करवाइए, नहीं तो कंट्री चेंज कर लीजिए, किसी और कंट्री में आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, जिसमें US सबसे बड़ा एक देश है जो आपको एडमिशन दे रहा है, और आप US में जाके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे कोर्स की रेलेवेंसी से रिलेटेड आपका रिफ्यूज़ल लगा है, तो उसका रीज़न ऑब्वियसली बात है कि आपने अपना जो कोर्स सेलेक्ट किया है या तो बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया कि आपने किया है BCom, जाना चाहते हैं आप इंजीनियरिंग करने के लिए, जाना चाहते हैं आप होटल मैनेजमेंट करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है वो कोर्स की रेलेवेंसी नहीं मिलती है। कई बार क्या होता है ऐसे बच्चे कोर्स चूज़ कर लेते हैं जिसमें या उनका कंसल्टेंट, ऑब्वियसली बात है बच्चों के हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं होती, कई बार कंसल्टेंट भी कोर्स को चूज़ करने में गलती कर देते हैं, लेकिन आप उन कंसल्टेंट के पास जाके फंसते हो, तभी तो आप परेशानी आपको आती है, आप फेस करते हो इस परेशानी को।
कई बार क्या होता है, आपका जो कोर्स होता है ना, उसका जो लेवल होता है वो आपकी प्रीवियस स्टडी से या तो बहुत ज़्यादा अप है या बहुत ज़्यादा डाउन है। आपने कोर्स के क्रेडिट्स जो हैं वो अपने बराबर की एक सिमिलरिटी में आपने चूज़ नहीं किए, यानी कि जो उसके कंटेंट्स हैं वो आपने सही से चूज़ नहीं किया, उस कोर्स का जो नाम है उसकी स्टडी आपने सही से चूज़ नहीं की। इस वजह से कोर्स रेलेवेंसी के कारण ज़्यादातर बच्चों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो नॉन एसटीएस कैटेगरी में तो ज़्यादातर वीज़ा इसी वजह से ही रिफ्यूज़ होते हैं। एसडीएस कैटेगरी के ज़्यादातर वीज़ा रिफ्यूज़ होने का कारण होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी कोर्स की रेलेवेंसी और आपकी कवरिंग लेटर, क्योंकि एसडीएस में फाइल तभी सबमिट होगी जब आप उसकी टर्म एंड कंडीशंस को कंप्लीट करे हो। उसके बावजूद अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, चाहे आपके आइल्स में 7 बैंड है, चाहे आपके 70% मार्क्स हैं, उसमें आपका कोर्स रेलेवेंसी का कारण हो सकता है आपकी कवरिंग लेटर आपका कारण हो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के पीछे। तो अगर आप डिप्रेशन में हो कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है इन कारण की वजह से, तो डिप्रेशन में ना जाइए, आप कोई और कंट्री चूज़ कर सकते हैं। आप यूएस में अप्लाई कीजिए। यूएस कनाडा दोनों सिमिलर हैं, आपको पता ही है इस चीज़ के बारे में। 5 साल का वीज़ा यूएस का इशू होता है। सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर जो है, एम्बेसी की फ़ीस वगैरह आपकी सारी पहले जाएगी, लेकिन मेन कोर्स की फ़ीस आपकी वीज़ा आने के बाद जानी है। तो सबसे बढ़िया पॉइंट तो यही है यूएस में अप्लाई करने का कि आप पहले क्यों पैसा देंगे उस चीज़ के लिए जिसका आपने अभी स्टडी को स्टार्ट ही नहीं किया। तो ऑब्वियसली बात है, आपके कुछ चार्जेस इसमें एडवांस लगेंगे, बाकी सारी की सारी फीस, कोर्स की पूरे साल की फ़ीस वो वीज़ा आने के बाद जानी है। सो दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट। अगर कोई भी जाना चाहता है यूएस में, चाहे आज से 3 साल पहले आपका रिफ्यूज़ लगा है, चाहे 4 साल पहले, चाहे 5 साल पहले, चाहे आपके स्कोर कम है, चाहे आइल्स में आपके मार्क्स कम है, विदाउट आइल्स आप जा सकते हो यूएस में स्टडी करने के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीज़ा सक्सेस रेशो इतना अच्छा आ रहा है कि अभी तक 55,000 वीज़ा जो है ऑल ओवर इंडिया में अप्रूव हो चुका है ऑलरेडी यूएस का। तो अगर आप अपना यूएस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू यू, कि अगर आप अभी अपना सोच रहे हैं सिर्फ कि मैं अप्लाई करूं या ना करूं, तो आप बहुत देर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे देर करते रहेंगे वैसे वैसे आप एडमिशन के लिए लेट होते रहेंगे, वैसे वैसे चांसेस जो है कम होते रहेंगे, बिकॉज ऑफ बहुत सारे और बच्चे जो लाइन में लगे हैं वो अपना वीज़ा लेके निकल जाएंगे अमेरिका और आप देखते रह जाएंगे। सो अगर करना चाहते हैं अमेरिका का वीज़ा अप्लाई, स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर फ्लैश हो रहा है, आप अभी उस नंबर पर कॉल करके अपनी प्रोफाइल को व्हाट्सअप कर सकते हैं, असेसमेंट करवा सकते हैं अपने बारे में, और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे ऑफिस में विजिट करके मेरे से आप पर्सनली आके मिल सकते हैं और अपने केस को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, एनी टाइम आप ऑफिस में विजिट करके आप अपने बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। थैंक यू।